ये सारा मेक एंड ब्रेक का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आई थिंक कि जिस तरह मैं ग्लोबल चेस बोर्ड को देखता हूँ, इट्स गोइंग टू टेक एटलीस्ट 8 और महीने ताकि पता लगे कि कौन किसके साथ जो है इसके अंदर जो है वो खड़ा होगा। लेकिन अगर हम अपनी पाकिस्तानी स्ट्रैटेजी इस टाइम पे देखें, एक तो हम एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं इस टाइम पर दुनिया के 2 सुपर पावर्स के साथ। एक ऑलरेडी सुपर पावर है और एक बनने जा रही है, तो हम उसके दरमियान में जो है चाइना और यूएस के दरमियान में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके अलावा उसमें रशिया है एंड ऑब्वियसली इंडिया को आप रूल आउट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक पावर। इट इज़ वन ऑफ द इकोनॉमिक पावर्स इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। डिप्लोमेटिकली साइडलाइंड है, लेकिन अगर आप हालिया, मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँ भी ना, और आप सिर्फ एक जो है मेयार अपने साथ जो है वो रख लें कि दुनिया के अंदर जो है वो 4 ऐसे ममालिक हैं जो न्यूक्लियर पावर्स भी हैं और जिनके सेसेशनिस्ट क्लेम्स हैं, यानी लैंड के ऊपर जो है वो क्लेम्स हैं। एंड दिस इज़ वेरी सिंप्लीफाइड। एक रशिया जो यूक्रेन में लगा हुआ है और दूसरा जो है इज़राइल फ़लस्तीन के अंदर, और 2 बाकी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया है। तो अगर आप ये कुलियाँ निकाल कर सिंप्लीफाइड तरीके से जियोग्राफिकल बोर्ड पे रखें तो इंडिया एंड रशिया आर एलाइज और इंडिया एंड इज़राइल आर मिलिट्री एलाइज। उन्होंने तो एक दूसरे के साथ डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन किया। हमारे पास तो फिर कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। आप फिर चाहे या ना चाहे यूएस कैम्प के अंदर हैं, लाइक यू आर पार्ट ऑफ इट, और फिर चाइना भी है साथ में, तो आपको वो दोनों को बैलेंस करके जो है वो चलना पड़ेगा। उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉक जो बनता हुआ जा रहा है उसमें रशिया, इंडिया और अफगानिस्तान। 48 घंटे का सीज फायर, पहले तो ये बताइए कि कौन से मुल्क की एंट्री हुई जिसके बाद ये सीज फायर हुआ और 48 घंटे बाद क्या होता दिखाई दे रहा है? देखें, जो सबसे पहले एस्केलेशन है, क्योंकि दोहा मुज़ाकरात जो हुए थे वो कतर में हुए थे और ऑब्वियसली कतर रिप्रेजेंटेटिव एक ऑफिस है जितने भी ग्लोबल अलायंसेस थे अफ़गानिस्तान के साथ जो डीलिंग करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई प्रिजनर्स एक्सचेंज के हवाले से बात होती है या कोई ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिससे अफ़गानिस्तान की सालमियत को या फिर उनके नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कतर ही हमेशा जो है वो एक मीडिएटरी बॉडी में। कल शाम को सीज़ फायर के बाद आपने देखा भी होगा कि जो फॉरेन ऑफिस है उन्होंने कहा कि जो कतर के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने जो है इसाक डार साहब के साथ जो है एक कॉल भी जो है वो की। सो इट्स अ सिंबॉलिक जेस्चर, क्योंकि जब ये एस्केलेशन शुरू हुई उस टाइम पर भी जो सबसे पहले स्टेटमेंट आई थी वो कतर की तरफ से आई थी और उसके बाद सऊदी अरेबिया, और फिर एक कंसिस्टेंटली जो एक स्टेटमेंट एक मुल्क दे रहा है, दैट्स बीन रशिया। चाइना ने भी स्टेटमेंट दी, ऑब्वियसली यूएस की तरफ से भी आई, लेकिन दोज आर सिंगुलर स्टेटमेंट्स। तो कतर इज़ द वन दैट इज़ मीडिएटिंग। जो 48 घंटे की आप बात कर रहे हैं, 48 घंटे इज़ बेसिकली अ रिक्वायरमेंट टू सॉर्ट आउट कि किन चीज़ों पर बात जो है वो होनी है। अब उसका एक बैकग्राउंड है कि ये चीज़ें थी क्या जिसकी वजह से ये सारा, क्योंकि जब जंग होती है उसका मेयार कुछ और होता है और फिर वो उसके इर्द गिर्द जो डिस्कशन होती है वो अलहदा हो जाती है। हम बहुत क्लियरली देख रहे थे कि 2023 के बाद जो अफ़गान तालिबान का जो एक नैरेटिव है या उनकी जो पर्टिकुलरली मिलिट्री नैरेटिव है, वो नेशनल सिक्योरिटी या ट्रेड और अलायंसेस से ज़्यादा जो है वो जो उनके एक अफ़गान नेशनलिज्म है उस तरह जो है वो बेंड होके जा रही थी। तो अगर आप वो सारी तकरीरें हालिया 2 हफ्तों की निकाल लें या जितनी इंटरेक्शंस हुई हैं, चाहे मुत्तकी साहब जो है वो इंडिया गए हैं या ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कोई स्टेटमेंट जो है वो दी है या अफ़गानिस्तान के अंदर से कोई स्टेटमेंट जो है वो आई है, वो सब के सब एक कंटेंशियस पॉइंट पे आके जमा होती है। उसमें टीटीपी का जिक्र नहीं है, उसमें ना कोई सॉवरेनिटी के हवाले से कोई बात है। वो सब के सब ये क्लेम कर रहे हैं कि ये ड्यूरेंट लाइन जो है जिसको हम इंटरनेशनल बॉर्डर मानते हैं, ये बॉर्डर नहीं है और ये एक फ़र्जी लाइन है। लिहाजा जो अटक तक का एरिया है वो भी अफ़गानिस्तान का है और
फिर जो बलूचिस्तान का एरिया है वो भी हमारे हैं। मेरे ख्याल में अगर क्लैरिटी इसके अंदर देखें तो डिज़ाइन भी नज़र आता है कि किस तरह जो है इंडिया उसके अंदर जो है वो यूज़ हो रहा है, और सेकेंडली जो अफ़गानिस्तान के अंदर जो ख़ुद ग्रुप्स जो है वो बने हैं उनके हवाले से भी एक स्ट्रैटेजी नज़र आती है। लेकिन सबसे बढ़कर क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान जो है वो एक पॉपुलर गवर्नमेंट नहीं है जिसको लोगों ने इलेक्ट किया हो या उनको लेकर आए हैं, सो दैट्स वाई जब ये सारा वाक़या हुआ बॉर्डर एस्केलेशन पे तो उन्होंने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया, और जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनका एक जहर है उसको इस तरीके से जो है वो दिखाने का उन्होंने टास्क जो है वो अपने ज़िम्मे लिया है कि जिन लोगों को तालिबान पसंद भी नहीं थे उनको एंटी पाकिस्तानिज़म के ज़रिए जो है वो इकट्ठा करना जो है वो शुरू करें। इफ्तिखार साहब, क्या अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर किसी ग्रेट गेम का मरकज़ बनता दिखाई दे रहा है? मेरे ख्याल में तो अफ़गानिस्तान कभी ग्रेट गेम से कभी निकला ही नहीं था। इट वॉज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ इट। और जब दोहा के अंदर मुज़ाकरात हो भी रहे थे, मुझे याद है मैं कतर में था एंड आई वाज पार्ट ऑफ ऑल दोज़ जो बातें हो रही थी अक्रॉस द टेबल, उस टाइम पर भी जो गारंटर्स थे वो कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें जो है वो सेटल हो जाएंगी वगैरह वगैरह, लेकिन जिस किस्म के मुआहदे थे और उसके अगले चंद दिन बाद हमने देखा कि क्या हुआ, तो वो सीमेंटेड फैक्ट था कि हो गए ही। और अफ़गानिस्तान के अंदर अभी तो मेरे ख़्याल में ये बनना शुरू हुआ है। आई थिंक कि इट्स गोइंग टू बी अ प्रॉक्सी वॉरफेयर जोन दोबारा। जो ग्रेट पावर्स हैं, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं ग्रेट गेम का या न्यू ग्रेट गेम का जिसमें अलायंसेस बनते हुए नज़र आ रहे हैं, तो लगता है ऐसा ही है। फ़िलहाल जितने भी इंडिकेशंस हैं वो कोई मिरेकल ही होगा, कोई उर्दू में मिरेकल को क्या कहते हैं, व्हाट इज़ इट कॉल्ड, आई कीप फॉरगेटिंग द टर्म, मुआवजा, एक मुआवजा ही होगा कि जिसमें हम ये देखें कि अफ़गान जो तालिबान है वो TTP को भी जो है वो सरेंडर जो है वो कर दें और पाकिस्तान के साथ ऐसे ताल्लुकात रखें कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि ये ज़मीन दोबारा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी। ये बताइए कि कौन से ममालिक जो हैं वो हमारे साथ खड़े हैं, कौन से ममालिक उस जानिब खड़े हैं? देखें, ये एक इंटरेस्टिंग सवाल है, और अगर आप ये देखें तो मैं ये समझता हूँ कि अमेरिकन इलेक्शंस से पहले ये सारा मेक एंड ब्रेक का प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ और अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। आई थिंक कि जिस तरह मैं ग्लोबल चेस बोर्ड को देखता हूँ, इट्स गोइंग टू टेक एटलीस्ट 8 और महीने ताकि पता लगे कि कौन किसके साथ जो है इसके अंदर जो है वो खड़ा होगा। लेकिन अगर हम अपनी पाकिस्तानी स्ट्रैटेजी इस टाइम पे देखें, एक तो हम एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं इस टाइम पर दुनिया के 2 सुपर पावर्स के साथ, एक ऑलरेडी सुपर पावर है और एक बनने जा रही है, तो हम उसके दरमियान में जो है चाइना और US के दरमियान में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इसके अलावा उसमें रशिया है, एंड ऑब्वियसली इंडिया को आप रूल आउट नहीं कर सकते इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक पावर। It is one of the economic powers in this part of the world. Diplomatically sidelined है, लेकिन अगर आप हालिया, मैं ज़्यादा डिटेल्स में जाऊँ भी ना, और आप सिर्फ एक जो है मेयार अपने साथ जो है वो रख लें कि दुनिया के अंदर जो है वो 4 ऐसे ममालिक हैं जो न्यूक्लियर पावर्स भी हैं और जिनके सेसेशनिस्ट क्लेम्स हैं, यानी लैंड के ऊपर जो है वो क्लेम्स हैं। एंड दिस इज़ वेरी सिंप्लीफाइड। एक रशिया जो यूक्रेन में लगा हुआ है, और दूसरा जो है इज़राइल फ़लस्तीन के अंदर, और 2 बाकी जो है वो पाकिस्तान और इंडिया है। तो अगर आप ये कुलियाँ निकाल कर सिंप्लीफाइड तरीके से जियोग्राफिकल बोर्ड पे रखें तो इंडिया एंड रशिया आर एलाइज, और इंडिया एंड इज़राइल आर मिलिट्री एलाइज। उन्होंने तो एक दूसरे के साथ डिफेंस पैक्ट जो है वो साइन किया। हमारे पास तो फिर कोई और ऑप्शन बचता नहीं है, आप फिर चाहे या ना चाहे US कैम्प के अंदर है, लाइक यू आर पार्ट ऑफ इट, और फिर चाइना भी है साथ में, तो आपको वो दोनों को बैलेंस करके जो है वो चलना पड़ेगा। इस बैलेंसिंग एक्ट में हम कितने सक्सेसफुल रहते हैं दैट विल डिसाइड द फ्यूचर कोर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन इस टाइम पर क्लियरली, क्योंकि इंडिया अभी उन्होंने तालिबान के साथ रिलेशनशिप दोबारा बनाया, और उनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप कभी ख़राब ही नहीं था जिस तरह बातें कर रहे हैं। लेकिन उसके बरक्स अगर आप फिर देखें
रशिया हैज़ ऑलरेडी एक्सेप्टेड अफगान तालिबान, तो वो रिकग्नाइज करता है, दुनिया का एक वाहिद मुल्क है जो अफगान तालिबान को ऑफिशियली रिकग्नाइज करता है कि ये एक एंटिटी है। उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये ब्लॉक जो बनता हुआ जा रहा है उसमें रशिया, इंडिया और अफगानिस्तान